आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने आज तेलंगाना से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, पार्टी विधायकों, एमएलसी और अन्य नेताओं के साथ सिंघवी ने पर्चा दाखिल किया। राज्य विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी के समक्ष नामांकन किया गया है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार 3 बार के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंघवी द्वारा नामांकन के 4 सेट दाखिल किए गए। कांग्रेस नेता 3 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अब तक नामांकन दाखिल करने वाले पहले और एकमात्र उम्मीदवार हैं। पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीआरएस सांसद के केशव राव के इस्तीफे के कारण रिक्त सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था। नामांकन दाखिल करने की तारीख 21 अगस्त है और जांच की तारीख 22 अगस्त है, तो वही उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 27 अगस्त है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में बड़े घोटाले चल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम कई घोटालों में शामिल हैं। तेलंगाना ATM बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना से हजारों करोड़ रुपए दिल्ली पहुँच रहे हैं। नहीं, उससे बड़े बड़े स्कैम तो यहाँ तेलंगाना में हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री काफ़ी सारे स्कैमों में आज 9वीं महीना में बहुत कम समय में शायद इनका कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर सकते हैं इनको, क्योंकि इतने स्कैम, इतना पैसा, क्योंकि आज तेलंगाना बन गया कांग्रेस पार्टी का ATM। यहाँ से हजारों करोड़ रुपया आज दिल्ली पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि कर्नाटक से भी पैसा यहाँ पे आ रहा है। वाल्मीकि कॉरपोरेशन करके जो स्कैम हुआ कर्नाटक में, उसमें भी 50 करोड़ तेलंगाना में आया। तो तहकीकात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कर्नाटक में भी होना है, तेलंगाना में भी होना है। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है वहां जरूर तहकीकात हो। हम इसका मदद भी करेंगे। कर्नाटक में क्या हुआ मैं नहीं जानता पूरी तरह से, पर अगर कुछ एविडेंस हैं यहाँ वहाँ हर जगह, तो तहकीकात होना चाहिए। इसके पीछे क्योंकि आपकी नजर रहती है पूरे साउथ पे, क्या है पूरा मामला, आपकी समझ क्या है? मुझे तो लगता है ये तो कांग्रेस के अंदरूनी शायद इंटरनल स्ट्रगल होगी, उतना ही लगता है। क्योंकि कांग्रेस तो जाने मानी पार्टी है जहाँ हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। हर 2 साल में, हर 1 साल में एक चीफ मिनिस्टर का बदलना तो उनका रवैया है। अगर नहीं बदलते हैं वो तो न्यूज़ हो जाएगा। तो शायद कांग्रेस के इंटरनल स्ट्रगल भी होगा इसमें, मैं समझता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल, मनीष सिसोदिया के जमानत के बाद कविता जी की तरफ से काफ़ी तेज प्रक्रियाएं, नहीं, कोशिश तो हमारी जारी है। पिछले अभी आज तक कविता जी को जेल में रहते हुए 155 दिन हो गया। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी उनको भी इंसाफ मिलेगा, ज़मानत मिलेगा और बाद में ट्रायल भी जल्दी हो जाएगा और रिहाई भी हो जाएगी। तो जिस देश के जो अत्युन्नत न्यायस्थान है सुप्रीम कोर्ट, ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा बाकी लोगों के साथ भी इंसाफ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, कविता जी के साथ भी होगा। जैसा कि मरकज़ मिलाद जुलूस समिति, जिसे केंद्रीय मिलाद जुलूस समिति भी कहा जाता है, उनकी तरफ से फैसला लिया गया है कि हैदराबाद मिलाद उन नबी की 1500 साल मनाने के लिए साल भर चलने वाले प्रोग्राम्स की मेज़बानी करेगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोग्राम्स में सेमिनार, नातिया महफिल और लिटरेरी कंपटीशन को भी शामिल किया जाएगा। ऑफिस मीटिंग के बाद समिति ने कहा है कि इसमें मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। चूँकि ईद मिलादुन नबी 16 सितम्बर को होने की उम्मीद है, इसलिए हैदराबाद में जुलूस भी उसी दिन निकलने की उम्मीद है। हालांकि तेलंगाना सरकार ने उस दिन छुट्टी की अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मिलादुन नबी की सही तारीख की भी अभी तक पुष्टि भी नहीं हुई है, क्योंकि ये चांद के हिसाब से होता है। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज आदिलाबाद जिले में लोन माफी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्तार किए जाने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। हरीश राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के शासन की आड़ में निरंकुश होती जा रही है। राव ने कहा कि बीआरएस किसानों की गिरफ्तारी और उनकी पूर्व हिरासत की कड़ी निंदा करती है। विधायक ने टिप्पणी की है कि कर्ज माफी नहीं मिलने की वजह से किसान कलेक्ट्रेट, कृषि कार्यालय और बैंकों में लौटने को मजबूर है। यह स्थिति पूरे तेलंगाना में व्याप्त है। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर हल नहीं करने और किसानों को धमकी देने के लिए भी सरकार की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बंदी संजय ने इस मुद्दे पर व्याप्त भ्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए ऋण माफी योजना पर एक श्वेत पत्र जारी करते हुए आह्वान किया है। संजय ने ऋण माफी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के दबाव के बावजूद किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए बंदी संजय ने कहा कि अगर कर्ज माफी वास्तविक है तो किसान अब भी सड़कों पर क्यों आ रहे हैं।
सरकार को इस मामले पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी जल्द ही कर्ज माफी के मुद्दे पर अपनी कार्य योजना की घोषणा करेगी। एबीवीपी के साथ रेवंत रेड्डी के पुराने जुड़ाव और केटीआर के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में टिप्पणियों का जवाब देते हुए संजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि चूंकि रेवंत एबीवीपी से आए हैं, केटीआर कहते हैं कि वो भाजपा में शामिल होंगे। चूंकि केसीआर कांग्रेस से आए हुए हैं तो क्या वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं? सचिवालय के सामने राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने की सरकार की योजना का विरोध करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज कहा कि सत्ता में आने के बाद बीआरएस मूर्ति को हटा देगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बदल देगा। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस नेता ने सचिवालय के सामने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने के सरकार के कदम का विरोध किया। रामाराव ने कहा कि बीआरएस सरकार ने उस स्थान पर तेलंगाना तल्ली की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने पूछा राजीव गांधी की तेलंगाना में क्या भूमिका थी। केटीआर ने कहा कांग्रेस नेताओं के साथ परामर्श के बाद हम निश्चित रूप से मूर्ति को हटा देंगे और एक अलग जगह स्थापित करेंगे और वहां तेलंगाना तल्ली की मूर्ति स्थापित करेंगे। बीआरएस नेता ने आगे कहा कि बीआरएस सरकार शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बदल देगी। उन्होंने कहा कि हर राज्य अपने हवाई अड्डे का नाम वहां की शख्सियत पर रखेगा। मुंबई के हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह हवाई अड्डे का नाम तेलंगाना की एक शख्सियत के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि चूंकि राज्यपाल ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, हम सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करते हैं। हम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब राज्यपाल को मना लिया गया है और मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है तो कांग्रेस और सिद्धारमैया इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हम राहुल गांधी से सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पैसा लूटा गया है वह गांधी परिवार तक पहुंच चुका है। मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धारमैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। लेकिन देखा कि आप रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पुराने मामलों को खोद रही है। देखिए, जो सिद्धारमैया जी और डीके शिवकुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं जो भी बीजेपी और हमारा पुराने सरकार के खिलाफ मुकदमा करना है करने दीजिए, लेकिन हमारा मांग है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सिद्धरामैया जी उसके सरकार के खिलाफ और सिद्धरामैया जी की फैमिली के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप आ चुका है, इसलिए नैतिकता आधार में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस्तीफा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की 2 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल के साथ उनकी बैठकों के साथ सफल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक में अमरावती राजधानी के विकास, पोलावरम परियोजना और शीघ्र पूरा करने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता, पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान और औद्योगिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात से प्रभावित होकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि उनके बीच स्वर्गीय विकास से संबंधित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। गौरतलब है कि विश्व बैंक का प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते ही अमरावती राजधानी क्षेत्र में संरचनाओं का निरीक्षण कर चुका है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ पूंजी विकास पर चर्चा कर चुका है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।